चलिए भाई, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत और एक टफ हफ्ता खड़ा है हमारे सामने। टफ क्योंकि इवेंट के लिहाज से काफी एक्शन रहने वाला है इस पूरे हफ्ते, और इसीलिए भी कि इस हफ्ते पांचों दिन हमको कामकाज करना है। पिछले कुछ दिनों ने आदत बिगाड़ दी थी, पिछले कुछ हफ्तों ने आदत बिगाड़ दी थी। इस बार थोड़ा सा दिक्कत, पर बहुत इंटरेस्टिंग सेटअप है भारतीय बाजारों का जब हम इस नए वीक को अप्रोच कर रहे हैं। फ्राइडे का सेशन आपकी स्क्रीन पर रखूंगा। बढ़िया इंट्राडे रिकवरी प्ले आउट हुई भाई। एक समय निफ्टी था 200 अंक से ज्यादा के दबाव पे, बंद हुआ 150 अंक मजबूती के साथ, यानी कि 300 सवा 300 अंक इंट्राडे में गजब की रिकवरी प्ले आउट हुई। और ये जो फ्राइडे के मूव्स आए थे, दरअसल 4 दिनों के बैक टू बैक तगड़े प्रेशर से भारतीय बाजार फाइनली उभरते हुए नजर आए। यही नहीं, एक और प्लेट स्क्रीन पे रखता हूं। पिछले कुछ दिनों से सबसे बड़ा सरदर्द था एफआईआईज की रिलेंटलेस सेलिंग। तगड़े क्वांटम के साथ एफआईआईज की कैश मार्केट में बिकवाली। फ्राइडे को हमें वहां से भी रिस्पाइट मिला। वो आपकी स्क्रीन पे 129 करोड़ रुपए फाइनली हरे निशान पे एफआईआईज ने नेट कैश इन्फ्यूजन करा फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में। हालांकि फ्राइडे का सेशन बाकी हफ्ते का समीकरण सुधार तो नहीं पाया। निफ्टी इवेंचुअली वीक ऑन वीक 0.25%, निफ्टी बैंक 2% का दबाव, एफआईआईज की 11,000 12,000 करोड़ रुपए की बिकवाली एक हफ्ते में, जब एक दिन की छुट्टी थी। 4 दिन की बिकवाली आपकी स्क्रीन पर है। और डीआईएस ने कुछ हद तक पैसा झोंका, 9,000 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी। ये कहानी थी पिछले हफ्ते की। पर फ्राइडे को जो कुछ हुआ, क्या वाकई सब बदल गया या सिर्फ थमा है? सिर्फ एक टेम्पररी रिलीफ थी। वो तो खैर इस हफ्ते का आने वाला कोर्स समझाएगा दरअसल क्या हुआ। वो हाइंडसाइट में क्लैरिटी आएगी। लेकिन इस हफ्ते क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्विकली बता देता हूं। पिछले दिनों का, इवन पिछले हफ्ते के दबाव के पीछे 3 कारण थे। एफआईआईज की खूब तगड़ी बिकवाली, फेड की तरफ से, पॉवेल साहब की तरफ से वो बड़ी हॉकिश सी कमेंट्री, और प्लस वो जियोपॉलिटिकल कंसर्न जो पिछले संडे को माउंट हो गए थे। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, मिडिल ईस्ट टेंशन। तो भाई इन तीनों से जुड़े हुए कोई भी अपडेट सबसे इंपॉर्टेंट होंगे इस हफ्ते। इसके अलावा हमें खुलते ही 2 दिग्गजों के नंबर्स, खासतौर पे एचडीएफसी बैंक जो सैटरडे को नंबर्स आए थे, उन पे हम रिएक्ट कर रहे होंगे। इसके अलावा विप्रो है और भी इंटरेस्टिंग कंपनी, इनके नंबर्स पे रिएक्शन है। और ये हफ्ता रिजल्ट्स के लिहाज से वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ही दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करने वाला है, तो एचडीएफसी बैंक को हैवीवेट पर रिएक्ट कर रहे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की। प्लस इस हफ्ते एक्सिस, आईसीआईसीआई के नंबर्स, कोई एचयूएल, मारुति के नंबर्स, तमाम सेक्टर लीडर्स अपने अपने नंबर्स पेश करने वाले हैं। तो रिजल्ट सीजन उफान पकड़ेगा और एग्रेसिव होता चला जाएगा। बाकी और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब हफ्ते के कोर्स को रोज रोज डिस्कस करेंगे तब उस पर चलेंगे। सुबह सुबह कंफ्यूजन ज्यादा फैलाने की जरूरत नहीं। ये सब अपफ्रंट सबसे इंपॉर्टेंट। और गिफ्ट निफ्टी कह रहा है वो फ्राइडे के इंट्राडे जो मूव्स आए थे, रिकवरी का जो ट्रेड प्ले आउट हुआ था, उसके फर्दर लेग्स हैं। 100 सवा 100 अंक गैप अप के साथ हम शुरुआत करेंगे। 0.5% मजबूती के साथ शुरू होने के इंडिकेशंस इस समय गांधीनगर से आते हुए। ऐसे में नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत होगी ग्लोबल मूड रिलेटेड। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज नए हफ्ते की शुरुआत में हमें स्ट्रैटेजाइज करना, और से जानेंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज। लाइए, आपने गिफ्ट निफ्टी दिखाया था 100 सवा 100 अंक मजबूत, हमारे एशियाई पीयर्स, उसके बाद यूएस के बाजार रख दीजिएगा। ये है एशिया का मूड। लार्जली चाइना छोड़ देता हूं, हैंगसेंग और शंघाई ही दबाव में नजर आएगा। बाकी पूरा एशिया आधे से 1% के बीच मजबूत है। तो गिफ्ट निफ्टी भी उसी तरह से आपको अप मूव्स दिखा रहा है। और हैंडओवर यूएस से मिला जुला था। ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स पिछले हफ्ते भी थोड़ा थोड़ा सुधर रहे थे। डाउ 0.5% फ्राइडे को मजबूत बंद हुआ, पर कोई नैस्डैक की तगड़ी पिटाई हुई। अब उसमें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था, किसी वजह से एनवीडिया गिरा वगैरह वगैरह, वो सब नीरज जी से अपन बातचीत कर लेंगे। ये था ग्लोब की तस्वीर। लेकिन आज सुबह के फ्यूचर्स, वो मिला जुला जो फ्राइडे का सेशन था, उसके बाद एक तरफा मूव है। तीनों 1/3 से 0.5% मजबूती के साथ इस समय कामकाज कर रहे हैं। तो नेट तब और अब की पहली प्लेट आपकी स्क्रीन पे जहां छोड़ा था, मोटा मोटी उन्हीं लेवल्स के आसपास है। पर एशिया अच्छा कर रहा है, यूएस के फ्यूचर्स बेहतर कर रहे हैं, वो ज्यादा इंपैक्ट कर रहे हैं इस समय मूड पे। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। क्या क्या निकल के आया, कैसा मूड है, कैसे क्यूज हैं? हमारे संभलने के लिए कुछ और टूल देने को तैयार हैं यूएस के बाजार या नहीं?
ऐसे क्यों? क्योंकि जहां से आपको सपोर्ट मिल सकता था वहां से नहीं मिला आईटी वालों से। उनका तो बहुत ही एक स्पेसिफिक है, किसी कंपनी ने कुछ करा तो एनवीडिया भी डर के मारे 10% गिर गया, उसके अलावा क्या हुआ? अरे पूरे स्टॉक गिरे, ओनली नॉट इनवीडिया। हाँ। नेटफ्लिक्स भी 10% नीचे, हाँ। टेस्ला नीचे, वो तो मेटा आप नीचे। एक पासवर्ड को मल्टीपल शेयर करते हो, मैंने सुना है। अच्छा, मेटा में मैं क्या करता हूँ? आजकल लॉगिन नहीं करते हो। क्या हुआ? सब गिरा हो? सारे बुरी तरह गिरे। न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स वाला टाइप्स। पूरे टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स में बुरी तरह से पिटाई थी। वो एक ठीक सही करेगा। अब सुपर कंप्यूटर नाम की एक कंपनी है जिसका गाइडेंस खराब हुआ तो एनवीडिया गिरा। फिर नेटफ्लिक्स ने गाइडेंस खराब दिया, रिजल्ट ठीक थे, गाइडेंस खराब दिया, इस वजह से गिरा। उसके बाद सारे आईटी स्टॉक्स में धुआंधार पिटाई हुई है। इतनी पिटाई हुई है कि वीकली बेसिस पे इंडेक्स 4-5% गिर गया और सबसे खराब महीना जाने वाला है ये आईटी स्टॉक्स के लिए। तो एसएनपी और नैस्डैक, क्योंकि उन्हीं में इन सब स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन है, इसलिए गिरे हैं। डाउ जोन्स नहीं गिरा। तो ये एक बड़ी दिक्कत है। अब इसके बैकड्रॉप में वही पुरानी चर्चा में नहीं करना चाहता है कि रेट कटेंगे नहीं कटेंगे, सब वो सब बैकग्राउंड में वही चल रहा है। लेकिन इमीडिएट ट्रिगर्स ये हैं और अर्निंग्स बहुत अच्छी नहीं आ रही। डाउ के ऊपर रहने का एक और बड़ा कारण है कि बैंक्स की अर्निंग्स बहुत अच्छी है। बहुत सारे बैंकों ने, रीजनल बैंकों ने नतीजे पेश किए तो बहुत अच्छे आए और इंडेक्स 2% 2.5% ऊपर रहा। तो मुझे लगता है कि इसी के इर्द गिर्द मार्केट घूमना चाहिए। कच्चा तेल और गोल्ड स्टेबल है, हालांकि वो उसी ऊंचाई पर है लेकिन स्टेबल है। तो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की धुनाई हो रही, ये संकेत फिर यही देता है कि यूएस मार्केट अब धीरे धीरे, जो हम लोग पिछली बार कह रहे थे कि सब एक साथ नहीं चल सकते, किसी एक को रुकना होगा, मार्केट रुक गया। आपका मार्केट चले ना, है ना? पता नहीं। कोई तो एक रुकेगा। ये है ग्लोब की तस्वीर भैया। तब और आपकी सेकंड प्लेट भी स्क्रीन पर रख देता हूं, ठीक है। थोड़ा बहुत बॉन्ड यील्ड्स इंच अप कर गए, डॉलर इंडेक्स वहीं 106 के आसपास के जोन्स पे कंसोलिडेट कर रहा है और कच्चा तेल नरम पड़ा ही चले जा रहा है क्योंकि मिडिल ईस्ट में शांति बनी हुई है। तो ये है ग्लोब की तस्वीर आपके लिए, मतलब बुरा नहीं है। हैंडओवर आपको अब अपना परफॉर्म करके दिखाना है। हमने फ्राइडे को थोड़ा सा दमखम दिखाया, लोअर लेवल से घूमे, पर वीरू बता रहे थे वीकेंड पे कि अगले जो 100 पॉइंट हमारे सामने खड़े हैं उसमें लैंड माइन्स बिछी हुई हैं। मतलब फट गया तो गड़बड़ है, अदरवाइज फूक फूक के कदम लेके निकल लेने का है। वीरू, ये अगले 100 पॉइंट इतने कंसर्निंग क्यों? अब हमारा अप्रोच क्या? फ्राइडे की उस इंट्राडे मूव्स को लेकर कुछ भरोसा बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है? देखिए आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, गुरुवार को जो ब्रेकडाउन हुआ था, जब 22,000 टूटा था इंट्राडे में क्लोजिंग के वक्त, जब हम शॉर्ट की राय दे रहे थे, शुक्रवार को जो मैं वर्स्ट सोच के आया था कि अगर ये हुआ और वो जो 1 घंटे का पैनिक था आई थिंक इजराइल के रिटेलिएशन से, वो हो गया। वो क्या था? 21,800 मंथली बेस 22,000 के टूटने के बाद वो आ गया। वो क्या था? मंथली बेस था और वो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, क्योंकि शुक्रवार था तो हमें वीकली चार्ट्स की गणना भी करनी थी। और निफ्टी बैंक पे सोच के आए थे वर्स्ट केस में करीब 46,600। वो क्या था? 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और वहां से एक पुल बैक आ गए। पुल बैक में क्या नहीं हो पाया? पुल बैक में 22,000 हमने रीगेन कर लिया, लेकिन उस दिन के यानी शुक्रवार के सबसे बड़े कॉल राइटर्स के जोन में आप एंटर करने से घबरा रहे थे, और वो क्या था? 22,200। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं अपने उस वर्ड को और उसकी टर्म को, जो आगे के 100 पॉइंट में लैंड माइन्स बिछी हुई है, उसको डिफाइन करना चाह रहा हूं। क्यों? देखिए, पहले आते हैं इंस्टीट्यूशनल फिगर्स पे। इंस्टीट्यूशनल फिगर्स क्या कह रही हैं? आपके स्क्रीन पे इंस्टीट्यूशनल फिगर्स आएंगे, जिसमें एफआईज की तरफ से लगभग 129 करोड़ रुपए की बाइंग थी, 52 करोड़ रुपए की डीआईज की सेलिंग थी, 658 करोड़ रुपए का एफआईज ने इंडेक्स बाय किया। शॉर्ट लॉन्ग 24,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट माफ कीजिएगा, लगभग 24,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, 658 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया, 4,200 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और करीब 33,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए। यहां से आगे क्या है याद रखिएगा, जब हमारा शुक्रवार को भी ब्रेकडाउन हो रहा था और गुरुवार को भी जब ब्रेकडाउन हो रहा था, कॉल राइटर्स परसिस्ट कर रहे थे 22,200 की स्ट्राइक पर ही, और आज ही उसी लेवल से हमें सरोकार है। लेके आइए जरा कॉल राइटर्स के जोन। अभी भी आपको दिखाई देगा कि 22,200 का कॉल राइटर, ठीक है आपको एक सब्सटेंशियल गैप अप मिल रहा है, लेकिन वो एक अच्छा खासा आउटस्टैंडिंग वे लेके बैठा है।
स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग विजिबल थी 22,000 की स्ट्राइक पे, जहां पे आउटस्टैंडिंग वाई अब 78 लाख का है। और पिरामिड्स को जब आप देखेंगे ना आशीष, तो आपको क्लियरली विजिबल है कि ये जोन जिसको मैं एक लोड जोन कह रहा हूं वो क्या है। आपके इसके भी पिरामिड्स आएंगे 22,200, 22,300, 22,400 पे सबसे बड़े कॉल आइटम्स परसिस्ट करते हैं, और 22,000 पे पुट राइटिंग है एक ऐसे सेशन में जिसमें हमने रिवर्सल देखा। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, मैं लेवल्स को डिफाइन करता हूं। पहले लेके आइए रेजिस्टेंस 1। रेजिस्टेंस 1 कैसे ऑब्टेन किया गया है, कैसे निकाला गया है, वो है 22,187,221। ये है पहले कॉल आइटर का जोन। अगर इसको स्पॉट काटता है तो दूसरे लेवल तक की यानी बड़े रेजिस्टेंस तक की डगर खुल जाएगी। 289,310 क्या है, ये फॉलिंग 1020 है, जिस पर हमने बुधवार को रिवर्सल खेला था शॉर्ट ऑन राइज। तो यहां पे अपने ट्रेड्स को चेक करिएगा। अगर ये पॉइंट क्रॉस हो जाए तो 369 का जोन खुला है, अदरवाइज 289,310 अ क्लासिकल 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिवर्सल पॉसिबल है, जो रिवर्सल आपको एक बार 22,050 की ट्रैजेक्टरी पे लाके फिर खड़ा कर सकता है। ऐसे अप्रोच कीजिएगा RS1 RS2 को, और याद रखिएगा बेस 1 इन एनी केस, चाहे वो आज हो, कल हो, या फिर इस मंथली एक्सपायरी वीक में टूटता है, तो सेकेंड रेस्ट बेस के यानी 923, 874 और 810 के चांसेस फिर खुल जाएंगे। ये है मेरी निफ्टी पे अप्रोच। HDFC बैंक का करिश्मा आप ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं। अब अर्निंग्स के बाद एग्जैक्टली कितना आएगा मेरे को नहीं मालूम, बट इस पर बैंक निफ्टी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। बैंक निफ्टी 100 डे का लो लगाया, जो हम वर्स्ट सोच के आए थे शुक्रवार को। 50 डे इंटरडे में रीगेन किया, और इंटरडे हाई था 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। पिरामिड्स लेके आइएगा। आपको एक कॉल आइटर नजर आएगा 48,000 का, वो थोड़ा दूर बैठा हुआ है, ये वाइल्ड ब्लू कैंडल, और नीचे पुट राइटर्स जहां पे विजिबल है वो है आशीष 47,000, ये वाइल्ड ऑरेंज कैंडल। रेजिस्टेंस लेके आइएगा। यहां भी सेम केस है जैसे निफ्टी का केस था। RS1 लेके आइएगा, डिफाइन करता हूं मैं। 47,667,825 क्या है, ये है फॉलिंग 1020। याद रखिएगा, ये है फॉलिंग 1020, और 48,000 पे मैंने क्या समझाया आपको, ये था कॉल आइटर। यानी इस 300 पॉइंट पे शुक्रवार के लॉन्ग्स अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, संभावना पूरी है। सो बेटर है कि इस जोन में ट्रेड्स पे प्रॉफिट लिया जाए। अगर 48,020 कटता है तो फर्दर स्विंग खुल जाएगा 48,590 तक का, उसको हम बाद में प्ले करेंगे, लेकिन पहले जज करना है कि 48,020 के ऊपर आप सस्टेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बेटर ट्रेड क्या होगा, बेटर ट्रेड होगा अ डिप टुवर्ड्स बेस 1, चाहे वो आज आए चाहे वो कल आए। बेस 1 क्या है, बेस 1 है एग्जैक्टली उसको स्पॉन्सर कर रहा है 275 इज योर 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और 47,010 क्या है, आपके पुट राइटर्स का बड़ा जोन। बेटर ट्रेड ये है। और वैसे ही जैसे कि मैंने निफ्टी के केस में कहा था आशीष, बेस 1 का वॉल्यूशन इन एनी केस ऑन निफ्टी एंड निफ्टी बैंक बेस 2 ले आएगा, और बेस 2 निफ्टी बैंक में है आपका एग्जैक्टली शुक्रवार का लो, दैट्स 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आशीष, चलिए, ब्यूटीफुल। ये रीजन था क्यों अगले 100 पॉइंट चैलेंजिंग हो सकते हैं, लेकिन रणनीति आपकी स्क्रीन पे, लेवल जो वीरू ने मेंशन करे वो भी ब्यूटीफुली प्रोड्यूसर साहब ने हाईलाइट कर दिए। चलिए अब हर्षदा से जाने जाएं सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, शुरुआत तो HDFC बैंक के साथ ही होगी। इस कंपनी के नतीजे आ गए हैं, और अगर आप गौर करें ब्याज से आए क्वार्टरली बेसिस पर देखेंगे, क्योंकि पिछले साल ऑफ कोर्स वो अब ये अलग एंटिटी हो गई है, मर्जर हो चुका है, तो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन फेयर नहीं है। तो ब्याज से आय का फिगर 2% ऊपर आता हुआ दिखाई दिया है। प्रॉफिटेबिलिटी में 0.85% तक की वृद्धि देखने को मिली है। 16,511 करोड़ का ये फिगर आया है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कंपनी ने एक फ्लोटिंग प्रोविजन किया है 10,900 करोड़ का। अब कंपनी कहती है ये अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं अगेंस्ट एनी पोटेंशियल शॉक, और कुछ रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही है क्या रिटेल साइड पर थोड़ी सी चिंता बढ़ने लगी है, इसीलिए इतने बड़े प्रोविजंस बैंक को करने पड़ेंगे। ब्याज से आय के बाद अगर आप देखिए जो अगला बड़ा आंकड़ा है वो है मार्जिन्स का, और मार्जिन्स दरअसल अच्छे आए हैं। ये 3 क्वार्टर हाई पर आए हैं 3.44%, वो एक पॉजिटिव है। कासा रेशो भी 3 क्वार्टर हाई पर 38.2% के आसपास आती हुई। एसेट क्वालिटी इन कंट्रोल 1.24%, क्रॉस NPA का नंबर देखने को मिला है।
नेट एनपीए का फिगर जो है वो 0.33% के आसपास है। एडवांसेस 1.5% बढ़े हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। डिपॉजिट्स में 7.5% का इजाफा क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिला है। बैंक का मैनेजमेंट क्लियरली कहता है कि इस समय वो रिटेल डिपॉजिट फ्रेंचाइज को सस्टेन करना चाहते हैं। मीडियम टर्म यानी कि अगले 2 से 3 सालों में अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स को और बेहतर करने का रहने वाला है। और वो दरअसल यहाँ से आगे ये भी मेंशन कर रहे हैं कि एचडीएफसी लिमिटेड के बॉन्ड्स लगातार हर साल मैच्योर होंगे और उस लिहाज से वो एलडीआर जो है वो थोड़ा नीचे रखा जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें निकल कर आई हैं उन नंबर्स से। अब विप्रो के नंबर्स पर भी मार्केट रिएक्ट करेगा। एक्सपेक्टेशन था वीक क्वार्टर ही कंपनी ने डिलीवर किया है। रेवेन्यू 0.3% नीचे आया है। मार्जिन 16.4% पर वर्सेस एक्सपेक्टेशन ऑफ 16%। डॉलर रेवेन्यू अगर आप देखें $2,657 मिलियन के आसपास है। $2,655 मिलियन का अनुमान था। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू भी करीब 0.3% घट कर आई है। हालांकि अगर आपने ध्यान दिया होगा बाकी 2 कंपनियां जो टीसीएस और इन्फोसिस के नंबर्स आए हैं उनमें डील विंस अच्छी खासी थी। विप्रो के केस में वो नहीं दिखाई दे रहा है। डील विंस दरअसल 5.3% घट कर आई हैं जो 3.6 बिलियन डॉलर के आसपास का फिगर है। गाइडेंस के लिहाज से कंपनी कह रही है आईटी सर्विसेज का रेवेन्यू -1.5 से +0.5% के बीच रहेगा। तो क्लियरली वहां पर भी गाइडेंस में कोई इंप्रूवमेंट की तरफ से इशारा नहीं है। साथ ही आप एचडीएफसी एएमसी के नंबर्स पर याद करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी में 44% का इजाफा, रेवेन्यू 28% बढ़कर आया। इरेडा के केस में मुनाफा 33% बढ़ा है, ब्याज से आय में करीब 35% का इजाफा है। तो ये कुछ कंपनियां हैं जिनके नतीजों पर मार्केट रिएक्ट करेगा। जियो फाइनेंशियल के भी नंबर्स आए हैं, उस पर भी आज रिएक्शन आता हुआ दिखाई देगा। टाटा ग्रुप कंपनियां एक बार फिर रेडार पर रहेंगी। टाटा केमिकल्स, पावर और मोटर्स खास तौर से आप रेडार पर रखिएगा और ये नेटवर्क एक्सक्लूसिव है। दरअसल सीएनबीसी टीवी 18 के हाथ इन्फॉर्मेशन लगी है कि टाटा सन्स ने आरबीआई के सामने एक प्रपोजल रखा है और वो बेसिकली कहते हैं कि वो अपना डेट पार्ट पे करते हुए दिखाई देंगे। अब ऐसी स्थिति में कंपनी फिर जो अपर लेयर एनबीएफसी गाइडलाइंस है उसको मीट करती हुई दिखाई देगी बिना कोई आईपीओ लाए। तो वो एक चीज़ है जिस पर ये सारे स्टॉक्स आज रिएक्ट कर सकते हैं। इस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। आदित्य बिरला फैशन जैसे आप मेंशन कर भी रहे थे, बोर्ड अप्रूवल मिल गया है वो 2 बिजनेसेस को बांटने का। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आप फोकस में रखेंगे। ओके, रखिए ये तमाम स्टॉक्स अपने रेडार पे। क्विकली चलिए आज का इवेंट्स कैलेंडर। आज है 22 अप्रैल, मंडे बैंकेक्स और निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की एक्सपायरी का दिन। हमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पर रिएक्ट करना है। बात हो चुकी है उनकी, किसी एचडीएफसी बैंक, किसी विप्रो, इवन कल वो परसिस्टेंट आया था। काफी रात में आया था। इन सब पे नंबर्स पे रिएक्ट होना है। अभी सीधा साधा की टीम्स में भी और सब कुछ मिलेगा आपको। नतीजों के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट दिन, सबसे इंपॉर्टेंट तो खैर रिलायंस इंडस्ट्रीज आज शाम को की रात में। यार पिछली बार मैं छुट्टी में साथ मैंने सुना 6 बजे आ गया था। हाँ, तो वापस आ गए तो लेट आए थोड़ा शायद। तो लेट आज चूंकि एनुअल भी है इसलिए लेट हो सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज अभी समय रहा तो बात पूछ ही लेंगे क्विकली किस तरह के नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं। आरती सर्फेक्टेंट्स, आदित्य बिरला, मनी, हडसन एग्रो, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, रैलीज, तेजस, इन सब के नंबर्स आ जाएंगे। वोडाफोन आइडिया का जो एफपीओ खुला हुआ था आज फाइनल डे है सब्सक्रिप्शन का, आज बंद हो जाएगा। 10 से 11 रुपए का प्राइस बैंड है। 18,000 करोड़ रुपए मोबिलाइज करना है। और वोडाफोन आइडिया की आज बोर्ड मीट भी है। एफपीओ का इशू ऑफर प्राइस भी कंसिडर कर लेंगे। फटाफट होना है। आईओबी अपने कैपिटल रेजिंग प्लान्स FY24 के इक्विटी इशुएंस वाले प्लान्स आज डिस्कस करेगा बोर्ड मीट पे। सांगी इंडस्ट्रीज की बोर्ड मीट है फंड रेजिंग पर और इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज के जरिए, इसीलिए मैं मेंशन कर रहा हूं ये दोनों ही आईओबी और सांगी इंडस्ट्रीज ये इक्विटी इशुएंस वाले मामला है। डेटा में चाइना का पीबीओसी लोन प्राइम रेट, यूरोजोन का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और ईसीबी की प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लेगार्ड की आज एक स्पीच। आज इलेक्शन 2024 रीपोलिंग का दिन है मणिपुर का। वो जो 19 तारीख को मणिपुर में पोलिंग गई थी, 11 पोलिंग स्टेशंस में नल और वॉइड कर दी थी इलेक्शन कमीशन ने। कुछ
इलेक्शन वायलेंस इश्यूज आए थे, झड़प हुई थी। तो आज वो 11 पोलिंग स्टेशंस में फ्रेश पोल्स होंगे। हाँ, अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी वो जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन्स एक्साइज केस में आए थे, उसके अगेंस्ट जो उनकी गुहार थी उस पर सुनवाई करेगा। प्लस जेल में मेडिकल असिस्टेंस मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए उस पर भी फैसला सुनाएगा। जीप इंडिया आज वो 2024 जीप रैंगलर लॉन्च करने जा रहा है। बेसिकली पुरानी का एक फेसलिफ्ट वर्जन आना है। और आज वर्ल्ड अर्थ डे है, एनुअल इवेंट है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पर फोकस, उसके लिए सपोर्ट। भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या एक्सपेक्ट करूं? एक्सपेक्ट आपको अच्छा करना चाहिए, अच्छे नंबर्स रहेंगे, बहुत बड़े नंबर रहेंगे। करीब 5.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू बढ़ के आएगा। 2,35,000 करोड़ से ऊपर आना चाहिए। मुनाफा 13-14% बढ़ के आना चाहिए तिमाही दर तिमाही। और एबिटा भी हाईएस्ट एवर होना चाहिए, करीब 42,000-43,000 करोड़ का। मतलब सपोर्टिव रहे हैं नतीजे बाजार के। और इस बार डिविडेंड भी अनाउंस होगा, तो नज़र रखनी चाहिए। बाकी डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। सारे सेगमेंट में अच्छे रिजल्ट हैं, सारे सेगमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो कोई अपफ्रंट इसलिए चर्चा कर ली, कोई कंसर्न्स नहीं है। शायद अच्छे ही नतीजे रिलायंस इंडस्ट्रीज डिलीवर कर, ये लार्जली एक्सपेक्टेड है। कभी भी रिलायंस की बात होती है ध्यान रखा करिए, ये प्लेटफॉर्म का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज से बात है। हालांकि हमने कोई ट्रेड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बातचीत नहीं करी है, लेकिन फिर भी अबंडेंट प्रिकॉशन के तौर पे वो डिस्क्लेमर प्लेट आपकी स्क्रीन पर। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। यार एक चीज तो भूल गया मैं, वो इवेंट्स कैलेंडर में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था। क्या? पीएम मोदी की एलन मस्क के साथ मुलाकात। मीटिंग। क्या हो गया भाई को? ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट एकदम से हिंदुस्तान के पीएम के साथ मुलाकात थी और एकदम से ऐसे लिखे कि हमें कुछ टेस्ला रिलेटेड इंपॉर्टेंट, कोई कह रहा है वो कॉन कॉल है उसके लिए अटेंड करना है। देखो उनकी हिंदुस्तान कंपनी, के पीएम के साथ मीटिंग खत्म हो गई। 2-3 खबरें जो चल रही है इस समय उनकी कंपनी की। एक तो उनको अपनी कंपनी की एजीएम अटेंड करनी है। यार ये तो पहले से पता होगा, एकदम से कैसे? हाँ, एकदम रातों रात। लेकिन उनकी कंपनी की हालत बड़ी बुरी है। ये तो सच है। अपनी सैलरी भी अप्रूव करवानी है। $56 बिलियन लेता है यार आदमी। ऐसे बहुत सारे जब प्रायोरिटी काम आ गए थे, लिखा ऑफिशियल रीजंस ये बताए गए। खैर उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि पोस्टपोन कर रहा हूं, लेकिन लुकिंग फॉरवर्ड की साल के एंड में आते आते कुछ असर पड़ेगा क्या स्टॉक्स पे जो चल रहे थे? हाँ बिल्कुल पड़ेगा, पड़ेगा ना। अब वो कितना पड़ेगा? लॉजिक कहता है अगर संवर्धन मदरसन इसलिए चल रहा था कि मस्त साहब आने वाले हैं और अनाउंसमेंट कर देंगे तो ठंडा पड़ना चाहिए। कोई टाटा मोटर अगर इसलिए सल्क कर रहा था कि मस्त साहब आएंगे कंपटीशन बढ़ेगा तो वापस जिंदगी जीना सीखेगा। तो पता नहीं, लॉजिकली तो पढ़ना चाहिए, अब देखते पड़ेगा नहीं पड़ेगा। लेकिन क्विकली आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजी पे उतराता हूं। वो बातचीत करके ये बताना था कि मस्त साहब की विजिट टल गई है। भाई इंपॉर्टेंट थी लेकिन नहीं हो रही अब। आज जो कॉल्स आए हैं वो कुंवर जी ग्रुप की तरफ से, यानी कि रवि देओरा साहब ने मदद करी है। तो डॉक्टर देओरा कह रहे हैं एल्यूमिनियम का अप्रैल वायदा खरीदने के मौके ढूंढिए। 237 का स्टॉप लगाइए, 247 के टारगेट्स। ऐसे ही कॉपर में, वैसे एक्चुअली हमने फ्राइडे को जहां छोड़े थे बेस मेटल्स उससे ऊपर ही कामकाज कर रहे हैं। इवन कॉपर का जो भाव लिखता हूं 4.47 वाला 4.5 के पार है डॉलर्स में। एल्यूमिनियम खरीदना अप्रैल वायदा और कॉपर का अप्रैल वायदा भी खरीदने का मन बनाइए। 834 रुपीज 50 पैसा स्टॉप है, 855 के लक्ष्य। दोनों लेवल स्क्रीन पर हैं, बाकी के प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के डिसेंट संकेतों के साथ, आधे % के गैप के साथ शुरुआत के मूड में इस हफ्ते। इस तरह के इंडिकेशंस गांधीनगर से आते हुए। इस नोट पर इस शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो सीधा सौदा। नमस्कार।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।